हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएन की पाठशाला में। जहां आज की वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल बोर्ड क्लास 8 का रिवीजन लेसन का टेक्स्ट बुक एनालिसिस, यानी कि क्वेश्चन आंसर ऑफ रिवीजन लेसन। जितना भी है उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी कि एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, उन सब का सोल्यूशन आपको मैं यहाँ करके दिखाने वाला हूँ। ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, उसको भी आप ध्यान से देख लेंगे और समझ लेंगे। जैसे मैं जो ये चैप्टर को आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसमें लाइन बाय लाइन आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो जैसे आज का टॉपिक आपको क्या है वो कंटेंट्स में जाकर देख लीजिए। जैसे यहाँ देखिए, आज रिवीजन लेसन हम लोग पढ़ने वाले हैं जो पेज 1 से 5 तक है, और नेक्स्ट बार में हम जाएंगे उसमें हम करेंगे क्वेश्चन आंसर द विंड कैप नाम का जो चैप्टर है हमारा उसका। वैसे इन चैप्टर को मैं पढ़ा चुका हूँ, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं समझने के लिए। तो आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आज हमारा जो है उसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए, हम आ गए हैं रिवीजन लेसन और उसके एक्टिविटीज़ के तरफ। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बड़ा करके अच्छे से दिखाता हूँ आपको मैं। जैसे यहाँ देखिए, पहले क्या लिखा है, रिवीजन लेसन एक्टिविटी 1। सॉल्यूशन मैं आपको बहुत अच्छे से दूंगा, समझा कर दूंगा, तो आप बने रहें वीडियो में। अंडरलाइन द पार्टिसिपल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल एडजेक्टिव किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो वह एडजेक्टिव्स जो वर्ब होते हैं, और वो वर्ब जो होते हैं मेन वर्ब, जो मुख्य क्रिया एक्शन वर्ड जिसे हम कहते हैं, जिससे कोई काम को करना है, जैसे डू, तो डू डिड डन जो आपका कहता है वर्ब थर्ड का, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है उसे ही हम पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहते हैं। कब? जब वो एक नाउन के पहले आता है तब। ये भी याद रखिएगा, नाउन के पहले आकर के उस नाउन के बारे में बताता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा हुआ है, पेंटेड हाउस। हाउस नाउन है और उसके पहले आया पेंटेड, माने रंगा हुआ। तो कैसा घर? रंगा हुआ घर, इस टाइप का सेंस आएगा। तो इस टाइप के एडजेक्टिव को हम पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहते हैं। ट्रिक याद रखना चाहते हैं तो आप वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रख सकते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अभी तक आप अगर 8 क्लास में हैं तो आपको ये पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप इसे पहले पढ़ लीजिए किसी बुक से कि वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं। ऐसे मेनली 3 फॉर्म्स आपको माना जाएंगे, लेकिन 5 फॉर्म होते हैं वर्ब के, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। जिसमें से वर्ब 1 को हम प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, वर्ब 2 को पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, और जो हमारा 3 है उसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद आईएनजी वाला फॉर्म आता है, जैसे गोइंग, कमिंग, उसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और लास्ट वाला फिर से हमारा प्रेजेंट टेंस फॉर्म आता है, जिसमें हम लोग एस और ईएस लगाकर पढ़ते हैं। तो अभी हमारा जो मिलेगा वो क्या होगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म को जब वो किसी नाउन के पहले आता है तो उसे हम पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहते हैं। याद रहेगा, आगे बढ़ेंगे। अब समझिए, तो एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे ही दिया, तो अब समझिएगा। यहाँ पर सीधा आंसर बता देता हूँ। जैसे कि द पेंटेड हाउस में पेंटेड जो वर्ड है वो हो जाएगा रंगा हुआ घर में। बार्किंग डॉग माने भौंकता हुआ कुत्ता में बार्किंग वर्ड हो जाएगा। सबमिटेड जो लिखा हुआ है, दे सबमिटेड और रिटन आंसर, तो रिटन यहाँ पर हो जाएगा वर्ब थर्ड। दे द टाइटर्ड शर्ट वॉज लाइंग ऑन द मड, ठीक है, ये टाइटर्ड वहाँ पर हो जाएगा। और साउंड जो है क्रैकिंग साउंड, ये वाला वर्ड यहाँ पर हो जाएगा। तो ये तरह से आपके सारे क्या कहलाएंगे, पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहलाएंगे। हम लोग चलेंगे दूसरे वाले में। क्वेश्चन को पहले समझते हैं, उसके बाद आंसर की तरफ बढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल एंड प्रीपोजिशंस, यानी कि आपको उचित जो आर्टिकल और प्रीपोजिशन होगा उनसे इन खाली जगहों को भरना है। याद रखिएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है आपके लिए कि ये हर टाइम आएगा। क्लास 9 में जाइएगा तब भी आएगा, क्लास 10th में जाइएगा तब भी आएगा, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लास 10th में, यानी कि जब मैट्रिक का एग्जाम देंगे उसमें 3 मार्क्स का ये पूछा जाता है। अभी से अच्छे से पढ़िए कि आपको आगे चलकर दिक्कत ना हो, क्योंकि इसमें समस्याएं बच्चों को बहुत आती है। मैं पर्सनली एक टीचर होने के नाते आपको समझा रहा हूँ। एक्टिविटी 2 में आपको भरना है, तो पहले मैं आपको क्या करता हूँ कि भर के ही समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो 1 नंबर में आपको आंसर लिखना है ए, क्योंकि पुअर के पहले ए होगा। उसके बाद इन, उसके बाद आपको क्या करना है, आर्टिस्ट के पहले एन, एन करिए यहाँ पर। उसके बाद ब्यूटीफुल डिजाइन्स ऑफ क्लोथ्स कर लीजिए, कपड़ों का। एंड देन लास्ट वाला में आपको भरना है बाय। अब इसका मीनिंग को समझिए। वंस अ पुअर वीवर, वीवर कहते हैं कपड़े की जो सिलाई करता है, बुनता है उसको, ठीक है। तो वंस एक समय की बात है, एक पुअर वीवर लिव्ड इन अ विलेज। एक समय की बात है, एक पुअर माने एक गरीब, तो पुअर के आगे आर्टिकल ए लग गया। गांव में रहता था तो इन अ विलेज इन लग गया। ही वॉज वेल नॉन एज एन आर्टिस्ट, लेकिन उसको सब लोग, गरीब तो था, आर्टिस्ट के रूप में जानते थे, एक कलाकार के रूप में, तो आर्टिस्ट के पहले आर्टिकल एन लगेगा। हिज ब्यूटीफुल डिजाइन, उसका जो डिजाइन होता था ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों का, तो कपड़ों के लिए ऑफ क्लोथ्स लग गया। वर मच अप्रिशिएटेड, उसकी बहुत तारीफ होती थी। द वीवर अर्नड हिज लिवलीहुड, वो अपना जीवन यापन करता था बाय वर्किंग हार्ड ऑल डे, तो पूरे दिन कठिन परिश्रम करके
अपने दिनचर्या के जो भी होता है खान पान की व्यवस्था करता था। तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। आगे चलेंगे। अब यहाँ देखिए क्या करना है, एक्टिविटी 3 को देखते जाइए ध्यान से। 3 में बोलता है कि आइडेंटिफाई द एडवर्ब्स इन ईच सेट, पुट अ टिक मार्क ऑन द एडवर्ब। देखिए अब पहला बात तो एडवर्ब आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। ऐसे कॉमनली बोला जाता है कि एल वाई वाले जितने शब्द होते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। ऐसे कुछ आपको याद रखिएगा, एक्सेप्शन भी है, तो हमेशा एल वाई वाला को आप एडवर्ब नहीं कहिएगा। अब मैं समझा देता हूँ एडवर्ब क्या होता है। तो वैसा वर्ड जो किसी सेंटेंस में आए और किसी वर्ब की विशेषता को बतलाए या फिर किसी एडजेक्टिव की विशेषता को बतलाए, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब अपनी विशेषता खुद भी बतलाया करते हैं, ये भी जानकर रखिएगा। जैसे मान लीजिए एक वर्ब है रन। अब रन जब कोई करेगा, दौड़ेगा, तो कैसे दौड़ सकता है? तेज दौड़ सकता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं रनिंग फास्टली। मैनर बता दिया यहाँ पर। डांसिंग स्मूथली, आराम से डांस करने को कहते हैं। तो इस तरह से वर्ब की विशेषता हो गई, डांस कर रहा तो कैसे, स्मूथली कर रहा है। दूसरा देखिएगा, मैं बोलूँ अगर कि आपको और क्या जानना है, तो मैनर समझ गए, उस तरह से और आपको जानना चाहिए एडवर्ब के बारे में। तो एडजेक्टिव की विशेषता क्या होगी? जैसे मान लीजिए कोई ब्यूटीफुल है, कोई लड़की है जो सुंदर है, समझिए समझने के लिए, तो उसके पहले आप क्या लगाते हैं? वेरी ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल के आगे जो वेरी वर्ड आया और एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, इसलिए उसकी विशेषता बता रहा है, तो वो एडवर्ब कहलाता है। तो उन वर्ड्स को हम एडवर्ब कहते हैं जो वर्ब की और एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं मोस्टली तौर पर, आपको याद रखना है। अब आंसर सुनिएगा। पहला वाला में आपका आंसर होगा स्वीटली, दूसरे वाले में आंसर होगा स्लोली, तीसरे वाले में आंसर होगा आपका क्वाइटली, और उसके बाद आपको जो आंसर करना है वो केयरफुल होगा, क्योंकि फुल वाले FUL वाला भी सेंटेंस आते हैं, और क्विक उसके बाद जो आपका लास्ट आंसर है वो होगा। तो याद रखिए, जिन वर्ड्स के अंत में LY लगा हो, FUL लगा हो, वो भी एडवर्ब ही होते हैं। ठीक है, कुछ को छोड़ करके आगे चलेंगे, क्योंकि इसके जैसे कुछ ग्रामेटिकल रूल्स जब होते हैं, जब ग्रामर पढ़ते हैं तो उसके रूल्स होते हैं कि कब किसको एडवर्ब कहेंगे। जैसे कुछ देर पहले वर्ब हमने पढ़ा था कि वर्ब का काम एडजेक्टिव की तरह भी होता है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह। अब यहाँ देखिए इसमें क्या कहता है, एक्टिविटी 3B को पढ़िए। एक्टिविटी 3 में कहता है क्लासीफाई द अंडरलाइन एडवर्ब्स। अब यहाँ पर कुछ एडवर्ब्स दिए गए हैं, आपको क्लासीफाई करना है, मैंने बताना है वो कौन से टाइप के एडवर्ब है, टू देयर अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उनके कार्य के आधार पर, इन द चार्ट गिवन बिलो। अब देखिए नीचे आगे चार्ट दिया हुआ है, इसमें से जान करके वहाँ पर आंसर लिखना है। मैं यहीं आपको बता देता हूँ, आप आंसर खुद फिल कर लीजिएगा। 4 चार्ट पीछे में दिए हुए दिखा ही देता हूँ, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें आपको इसको फिल करना है। सिंपली आंसर करूँगा, आप लिखते जाइएगा, पेन पेंसिल से नोट कर लीजिएगा, या फिर आपको साइड में आंसर मिल भी जाएंगे। देखिए पहला वाला जो वर्ड है उसमें आपका जो अर्ली है, इसको बताना है कि ये कौन सा एडवर्ब है। तो इससे अर्ली मतलब होता है जल्दी, यानी कि कोई समय को बताया जा रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा जो वर्ड है ऑफन, कभी कभार, अक्सर, इस टाइप का जब वर्ड आता है तो इसको हम फ्रीक्वेंसी बताने का, कितना बार हो रहा है तो फ्रीक्वेंटली, ऑफन अक्सर हो ही रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी को बताता है। तो ऑफन जो वर्ड है ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसके बाद 3 नंबर में जाएंगे, द नाइटेंगल सिंग्स स्वीटली। नाइटेंगल जो पक्षियों कैसे गाता है? मिठास भरा हुआ गाना गाता है, मैंने मीठे रूप से। तो स्वीटली मैंने इसको कहेंगे हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर। और लास्ट में माई पेट डॉग फॉलोज मी एवरीवेयर। एवरीवेयर मैंने जगह को बताने के लिए लग रहा है, प्लेस को बताने के लिए लग रहा है, कि कहीं हर जगह हमारा जो डॉग है, पालतू डॉग, वो फॉलो करता है मुझे, मेरे पीछे पीछे आता है। तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर से आंसर बोलता हूँ, सुन लीजिएगा। पहला वाला है एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा वाला है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तीसरा वाला है एडवर्ब ऑफ मैनर, और लास्ट वाला जो बच गया वो बच गया हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो आपको यहाँ पर फील करना है। मैनर, टाइम, प्लेस एंड फ्रीक्वेंसी। आई थिंक अब ये क्लियर हो। आगे बढ़ेंगे। सारे को मैं समझाते हुए भी जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी जरूर होगी, क्योंकि मैं सिर्फ केवल आंसर आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, तो आपको भी ध्यान से इसको सुनना है, नहीं कि बस आप घर बैठे सोचेंगे कि सब कुछ हो जाए और खुद ही आपको समझ में आ जाए, तो नहीं आएगा। हाँ, छाप सकते हैं आप, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, केवल यहाँ से जैसे लिखा हुआ लिख कर रटेंगे या समझना चाहते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द verbs given in brackets। तो इसमें जो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर वर्ब दिए गए हैं। वर्ब माने वे वर्ड जो काम को दर्शाते हैं, कि काम माने क्रिया, जैसे हो रहे, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, ये सब काम होता है। जैसे यहाँ पर लिखा रीड, रीडिंग, रीड्स, और वॉज रीडिंग।
तो ये सब जो वर्ड है वर्ब है, इनमें से आपको चूज करके इसको फिल करना है ब्रैकेट को इन द ब्लैंक्स, खाली जगह में। तो ए नंबर आपका जो लिखा हुआ है क्या पढ़ेंगे इसको देखिएगा। तो पहला है आई नाउ। जब कभी नाउ आता है तो यानी वो काम हो रहा है, ये बात को जान लीजिए। तो इसलिए आई एम रीडिंग नाउ। मैं आपको आंसर अच्छे से करते जाता हूँ, देखते जाइएगा। पहला वाला का आंसर होगा एम रीडिंग, आई एम रीडिंग अ बुक नाउ, मैं एक बुक अभी पढ़ रहा हूँ। दूसरा वाला है टिनटिन जस्ट होम, अभी अभी कोई आता है तो उसे हम कहते हैं हैड रिटर्न, जो अभी अभी पहुंचा है, पहुंचा है। वैसे टेंस के अगर आप टेंस को पढ़ चुके हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद आंसर होगा व्हेन वी रीच द हॉल। अब यह पास्ट टेंस लग गया तो अगला वाला पास्ट परफेक्ट लगेगा, देखते हैं। तो व्हेन वी रीच द हॉल, हमने जब हम लोग जब हॉल में पहुंचे, द फिल्म यानी कि जो फिल्म थी वो क्या हो गई थी पहले से, हैड स्टार्टेड। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा हैड स्टार्टेड, लास्ट वाला। द यंग मैन बोर्डेड द बस वाइल, एक आदमी है यंग मैन, उसने बस को बोर्ड किया। ये भी पास्ट टेंस में है, इसके बाद आने वाला भी प्रेजेंट टेंस में नहीं होगा, याद रखिएगा पास्ट टेंस में होगा। तो क्या करेंगे उसका आंसर बताइए। तो उसका आंसर होगा द यंग मैन बोर्डेड द बस वाइल इट, क्या होगा, इज मूविंग, नहीं बिल्कुल नहीं, वॉज मूविंग या हैड मूव्ड, इट के बाद वॉज मूविंग लगाएंगे हम। अगला आंसर करते हैं द शताब्दी एक्सप्रेस डैश पूरी एट द शेड्यूल टाइम। शताब्दी एक्सप्रेस है जो वो पूरी एट द शेड्यूल टाइम। तो अब यहाँ पर समझना है आपको थोड़ा सा, इज लिविंग, हैज लेफ्ट या फिर हैड लेफ्ट। येट इट फेल्ड, दूसरा वाला हमारा पास्ट टेंस में है, लेकिन इसके पहले जो टेंस आएगा वो इससे पहले के टाइम को बताएगा, तो वहाँ हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पहले के टेंस के लिए, वही बाद में होता तो पास्ट ही लगता। तो यहाँ क्या लिखेंगे, द शताब्दी एक्सप्रेस हैज़ लेफ्ट एट द शेड्यूल टाइम, यानी कि खुल चुकी है अपने शेड्यूल टाइम पर। तो आंसर हो जाएगा हैज़ लेफ्ट, द शताब्दी एक्सप्रेस हैज़ लेफ्ट पूरी एट द शेड्यूल टाइम, पूरे टाइम पर खुल चुकी है। येट इट फेल्ड टू रीच, लेकिन अभी भी पहुंची नहीं है, फेल्ड टू रीच है, टू ऑन हावड़ा, रीच हावड़ा ऑन टाइम, मैंने हावड़ा अभी तक पहुंची नहीं है खुलने के बाद भी। अगला 5 नंबर में हम आएंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक्टिविटी 5A, ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आएगा। राइट पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव्स एंड फिल इन द चार्ट गिवन बिलो। इस चार्ट में आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म भरना है, किसके, जो भी आपके सामने दिए जा रहे हैं उसी के, जो भी एडजेक्टिव दिए गए हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ा है और डिग्री को पढ़ा है तो आपको समझ में ये आसानी से आ जाएगा, नहीं तो आपको फिर लर्न करना पड़ना, रटना होगा। तो लार्ज अगर पॉजिटिव डिग्री में है तो इसका सेकंड होगा लार्जर और उसके बाद होगा लार्जेस्ट। कंपैरेटिव डिग्री में ER और सुपरलेटिव डिग्री में EST आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। तो याद रख लीजिए, इसको ER वाले शब्द बताते हैं या फिर मोर वाला, या तो आपको यहाँ पर, रुकिए मैं अच्छे से लिख देता हूँ कि आप समझ पाएँ। जब कभी कंपैरेटिव डिग्री की बात होती है तो यहाँ पर या तो ER लगा वाला शब्द आता है लास्ट में किसी भी सेंटेंस के, या फिर पहले में आपको मोर लग जाएगा। ठीक है, और सुपरलेटिव में EST मिल जाएगा या फिर मोस्ट मिल जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा ये हो रहा है, आपको इसको ध्यान में रख लेना है कि यहाँ पर ER और मोर, यहाँ पर EST और मोस्ट मिलेगा। तो लार्ज का लार्जर और सुपरलेटिव में लार्जेस्ट। अब देखिए यहाँ मोर पहले से लगा हुआ है, यानी इसको हटा देंगे तो ये पहला वाला बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और यहाँ मोस्ट ब्यूटीफुल। थर्ड नंबर में बेस्ट दिया हुआ है तो ये होता है गुड का, गुड, उसके बाद बेटर। ठीक है, इसको कर लीजिएगा सिंपली, गुड, बेटर, बेस्ट। लास्ट में आंसर बोलता हूँ, सुन लीजिए कि ध्यान में रहे। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, उसके बाद ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, और इसके बाद गुड, बेटर, बेस्ट। वैसे वेल का भी बेटर बेस्ट ही होता है। यहाँ तक कंप्लीट हमारा आसानी से हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं और उन जो आगे दिए हुए उनको भी समझते हैं। एक्टिविटी 5B को देखिए और ध्यान से देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द गिवन एडजेक्टिव्स इन देयर प्रॉपर डिग्री, यानी कि जो भी आप ब्लैंक्स दिए गए हैं प्रॉपर डिग्री, जैसे आपने अभी डिग्री पढ़ा ना, उसी टाइप से, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, उसी टाइप से आपको डिग्री से सही डिग्री को चुन करके इन सबको भरना है, जितने भी खाली जगह दिए गए हैं। आंसर तो इजी है, लेकिन आप कितने इजी से समझते हैं ध्यान से वो देखिएगा। मैं बड़ा करता हूं और अच्छे से समझने के लिए।
दिख रहा होगा। एक नंबर लिखा हुआ है नो अदर माउंटेन पीक इज सो डैश एज एवरेस्ट। तो यहां पर आंसर होगा हाई है, ब्रैकेट में है तो उसी से बनाएंगे, सो हाई एज एवरेस्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री है और इसमें जिस तरह से लिखा रहता है एडजेक्टिव सेम उसी फॉर्म में लिखा जाता है, सो एज और एज के बीच में, तो हाई का हाई ही हो जाएगा। दार्जिलिंग इज डैश देन लावा, अब यहाँ कंपैरिजन हो रहा है तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया, तो कूलर, दार्जिलिंग इज कूलर देन लावा, याद रहेगा। 2 हो गए। तीसरा, रश्मि इज द जब भी लगे तो समझ लीजिए सुपरलेटिव डिग्री को बताता है, तो टॉल लिखा हुआ है लेकिन हम इसका आंसर लिखेंगे सुपरलेटिव डिग्री में टॉलेस्ट, तो रश्मि इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। लास्ट है इसके बाद वाला है वेरी फ्यू इंडियन सिटीज आर एज, फिर से एज आ गया, एज या सो एज मैंने बताया था, तो बिग एज कोलकाता, ये बिग वैसे क्या वैसे रह जाएगा। और लास्ट में है द राजधानी एक्सप्रेस रन्स, राजधानी एक्सप्रेस दौड़ती है। अब कंपैरिजन किया गया है मोस्ट अदर ट्रेन से, तो कंपैरेटिव डिग्री होगा तो फास्ट का हो जाएगा फास्टर देन मोस्ट अदर ट्रेन्स। फिर से बोल रहा हूँ, सुन लीजिए सबका आंसर। पहले वाला में होगा हाई, दूसरे वाले में होगा कूलर, तीसरे वाले में होगा टॉल से टॉलेस्ट, चौथे में बिग का बिग ही रहेगा, और पांचवा में फास्ट का फास्टर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे एक्टिविटी 6 की तरफ। ये क्या कहता है देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट मॉडल्स गिवन इन द लिस्ट बिलो। मॉडल माने होता है मॉडल वर्ब्स, ये भी हेल्पिंग वर्ब्स की तरह ही होता है जैसे इज एम आर आपका होता है। बस याद रखिएगा इसमें कंडीशन क्या होती है कि ये पॉसिबिलिटी एबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, माने एक्स्ट्रा बातें इनमें बताई जाती है, वो आपको जानना होगा। सिंपली भाषा में कहूँ तो कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ देखिए इस ब्लैंक्स को भरना है मॉडल्स के थ्रू, तो नीचे दिए गए हैं, पहला वाला में क्या होगा, तो यहाँ पर आपको मैं नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा और बड़ा करके ध्यान से। तो 1 नंबर में आपका कौन सा लगेगा, जैसे वी, अब इसके साथ हम लिखेंगे शुड, क्यों लिखेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। 1 नंबर में शुड होगा, तो वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी, हमें मदद करनी चाहिए। अब आप करते हैं या नहीं, ये हमारे मन की भावना है ना, जिसमें करनी चाहिए कि हमें, जो गरीब लोग होते हैं मददगार होते हैं, सॉरी जिनको मदद की आवश्यकता होती है, नीडी पीपल, उनकी मदद करनी चाहिए, तो शुड का वैसे मीनिंग भी चाहिए होगा। दूसरा वाला देखेंगे गॉड ब्लेस यू, जब इस टाइप का सेंटेंस आए तो ये या तो मे से या फिर माइट से स्टार्ट होते हैं, तो सिंपली कहेंगे यहाँ पर मे, आपको अगर खोजना है मे मिल जाएगा तो वो इसका आंसर होगा, बिल्कुल है मे, 2 नंबर इसके लिए लगेगा। अगला देखना है 3 नंबर, यू डैश हरी अप और यू विल बी लेट, तो यू तुमको या तो जल्दी जरूर, मतलब क्या करना है जल्दी करो, यू मस्ट हरी अप, तो मस्ट माने आवश्यक है, एकदम ये काम आवश्यक है, जल्दी करने की बहुत ज़्यादा जरूरी है अभी आपको, क्यों नहीं तो आप लेट हो जाएंगे। डी नंबर कहता है देयर बी लाइफ ऑन मार्स, अब देखिए ये सोचा जा रहा है कि हो सकता है कि मार्स पर जिंदगी होगी, तो इसका क्या बनेगा, तो इसका बनेगा क्या हो सकती है क्या, मार्स पर हम लोग क्या कहते हैं कि मार्स पर शायद लाइफ हो सकती है, जीवन हो सकता है, तो कैन लगा देंगे यहाँ पर। और लास्ट में हमारा डैश बी 13 नेक्स्ट मंथ, तो आई विल बी, क्या लगेगा आई विल बी 13, तो 5 नंबर में हमारा विल लग जाएगा। अब आपको यहाँ नंबर्स तो दिए हुए हैं, फिर भी मैं बोल देता हूँ, पहले वाले में हम भरेंगे शुड, दूसरे वाले में मे, तीसरे वाले में मस्ट, चौथे वाले में कैन, और लास्ट वाला में जो हमारा है उसमें विल, 5वां में। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 7 के तरफ। आई थिंक आपको क्लियरली ये दिख रहा होगा। द वर्ड इन ब्रैकेट्स आर होमोफोन्स, इन ब्रैकेट्स में जो वर्ड दिए गए हैं वो होमोफोन्स हैं, माने सेम साउंड, फोन का मतलब होता है साउंड करना, तो ये सेम साउंड करते हैं बट मीनिंग अलग है। क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्रैकेट्स। अब देखिए जो खाली जगह दिए गए हैं उनमें क्या है, इनको भरना है, सेम साउंड आएगा लेकिन अलग अलग जगह पर इनका प्रयोग किया जाएगा, तो देख लीजिएगा। पहले वाले में आंसर क्या होगा, दोनों में वो आप लिखिए। यहाँ पर आंसर होगा देयर, पहला वाला में होगा ये, जहाँ मैं जिसको मैं याद रखिए टिक करूँगा वो फर्स्ट वाला में आपको पुट करना है, तो टिक कर रहा हूँ मैं THERE देयर, तो वो फर्स्ट वाला में देयर आर 2 कोकोनट ट्रीज इन देयर गार्डन, देयर माने उनके, तो उनके बगीचे में 2 माने 2 नारियल के पेड़ हैं।
अब चूंकि समझाने का टाइम नहीं चल रहा है तो जिसमें टिक करूंगा उसको फर्स्ट ब्लैंक में भरना है। इतना देखिए, लास्ट संडे यानी पिछले संडे आई डस मुन्नी एट द बस स्टॉप। तो आई मेट और मेट दो लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां होगा मैं मिली, तो मिलने को इंग्लिश में कहते हैं मेट। तो पहले वाला में भरना है MET मेट, दूसरे वाला में जो बच गया MATE मेट, मेट माने संगतिया साथी। सी नंबर देखिएगा, ए हो गया, बी हो गया, सी नंबर आई डैश वाई यू ऑफन डैश अबाउट इन द वुड्स। तो आई मतलब मैं चौंकता हूं क्यों तुम हमेशा क्या करते हो, जंगलों में जाते हो, घूमते रहते हो। तो पहला वाला में वंडर होगा क्योंकि चौंकना है। आई वंडर वाई यू ऑफन वेंडर अबाउट इन द वुड्स। इसके बाद देखेंगे माई मदर इज, अब इसमें टू जब भरना हो तो याद रखिएगा हमेशा पहले डबल ओ वाला टू आता है। तो माई मदर इज टू वीक टू वॉक, तो यहाँ पर पहला आंसर होगा TOO टू वीक टू वॉक, हो गया। लास्ट है द लिटिल डैश हैज द डैश दिस बुके। तो देखिए द लिटिल कौन, अब मेड और मैड दो को लिखा हुआ है, तो छोटा पहले नाम आएगा तो MAID लगेगा। द लिटिल मैड हैज मेड माने बनाया, तो जो बच गया वो दूसरे वाला में आपको फिल कर देना है। क्लियर है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्टिविटीज 8 के तरफ। ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, खाली कुछ समझने की आवश्यकता है। लिखा हुआ है सोल्व द क्रॉसवर्ड पजल, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कुछ वर्ड्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और दो वर्ड में शामिल होते हैं एक ही लेटर, तो उस तरह से पजल को सोल्व करना है। हेल्प क्या है यहाँ पर दिया हुआ है। एक नंबर देखिए, हॉबी ऑफ कलेक्टिंग पोस्टेज स्टैम्प्स। जो हॉबी होती है पोस्टेज स्टैम्प्स को कलेक्ट करने की, उसे हम कहते हैं, अब क्या कहते हैं अगर आपको पता है तो आप फिल इसको आसानी से कर लेंगे, नहीं पता है तो आप इसे फिल नहीं कर सकते हैं। तो एक नंबर में आंसर होगा, बोलूं, फिलाटेली, PHILATELY, फिलाटेली। मैं आपको प्रोवाइड करते जाऊंगा कि एक नंबर में क्या आंसर लिखना है, क्या फिल करना है, चिंता मत करिए। 2 नंबर में आपको क्या लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, यानी कि स्टडी करना है जो लोग करते हैं स्टार्स और प्लैनेट्स की, तारों की और ग्रहों की, उन्हें क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी। दूसरा हो जाएगा एस्ट्रोनॉमी। नंबर 3 को देखते हैं, 2 क्लियर हो गया। 3 कहता है डाउन साइड वाला, जब इधर नीचे वाला जो आ रहा है इसको करना है। अब बोल रहा है हाउस वेयर बुक्स आर केप्ट एंड रीड, वो जगह जहाँ पर हम लोग बुक्स को रखते हैं और पढ़ते भी हैं, तो उसे हम लाइब्रेरी कहते हैं। तो यहाँ पर लाइब्रेरी आंसर हो जाएगा LIBRARY। नंबर 4 देखिए, उसमें है अ पर्सन हु मेक्स पोट्स, पोटर कहते हैं उसे। तो एक पर्सन जो पोट बनाता है, घड़े बनाता है, उसे हम कहते हैं पोटर। तो POTTER, पोटर। कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 9A, मैच द वर्ड इन कॉलम A विद देयर सिनोनिम्स इन कॉलम B, मैंने समानार्थी शब्द आपको बताए हैं इसमें। सिंपली कैसल का मतलब होता है महल, तो इसका हो जाएगा फोर्ट, किला, उसी को महल भी कहते हैं। रस्टिक का मतलब होता है गांव से जुड़ा हुआ, तो गांव के लिए रूरल एरिया जो बात होगा वो जगह ई में आप इसको मैच कर दीजिए। सेवेज का मतलब होता है गंवार या जंगली टाइप के लोग, तो वहाँ वाइल्ड नाम का जो वर्ड है उससे मैच कर दीजिए, सेम मीनिंग हो जाएगा। ब्लॉसम का मतलब फूल होता है, तो उसको आप फ्लावर से मैच कर दीजिए, उसका भी आंसर हो जाएगा। एंड देन वेरी मैंने थका हुआ, तो टायर्ड से मैच कर दीजिए, कंप्लीट। नेक्स्ट में चलेंगे एक्टिविटी 9B। इसमें क्या करना है कि अभी आपने कुछ देर पहले कुछ वर्ड्स को देखा था, वो क्या थे, ये वाले, इनसे, ए वाला जो सेक्शन में लिखा हुआ उनसे आपको खुद बनाने हैं सेंटेंस माने वाक्य। तो लिखा मेक सेंटेंस विद द वर्ड गिवन इन कॉलम A ऑफ एक्टिविटी 9A। 9B में हम लोग क्या करना है, 9A के ही जो कॉलम A के वर्ड्स हैं उन्हें सेंटेंस बनाना है। घर में बना लीजिए आप खुद, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ मिल जाएंगे आपको। अगला 9C देखते हैं, एड prefix और suffix to the following words to form opposites। ऑपोजिट माने होता है विलोम शब्द, यानी विपरीत मीनिंग लेने वाले शब्द, जैसे गुड का बैड होता है वैसे शब्द बनाना है। लेकिन क्या करके, प्रीफिक्स और सफिक्स को, यानी प्रीफिक्स कहते हैं वे लेटर्स जो किसी शब्द के पहले लगते हैं, और सफिक्स माने वे लेटर्स जो किसी शब्द के बाद लगते हैं, बाद में पीछे साइड लगते हैं, सफिक्स कहते हैं, और नया वर्ड को क्रिएट करते हैं। अब इतना क्लियर है, आगे बढ़ेंगे और आंसर करेंगे। पहले वाला का क्या होगा देखिए, सिक्योर।
सिक्योर का आंसर होगा इनसिक्योर। उसके बाद लिखा हुआ है पैसेंट, तो इसका हो जाएगा इम्पैसेंट। फिर है होप, तो होपलेस, होप का होपफुल भी होता है, तो इसलिए होपफुल मत करिएगा, इसका होपलेस करिएगा। एंड देन अपीयर, अपीयर का डिसअपीयर, बाउंड का अनबाउंड। ये आपके मीनिंग हुए, साइड में आप चेक कर लीजिए। लास्ट में आपको कुछ यहाँ दिख रहा है, इस लास्ट एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं, यही हमारा आज की खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी। एक जो भी एक्टिविटी सॉल्यूशन था वो 1 से लेकर 10 तक। राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 70 वर्ड्स, 70 वर्ड में एक पैराग्राफ लिखना है ऑन द फेमस बंगाली राइटर विभूति भूषण बंदोपाध्याय। तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय पर आपको क्या लिखना है, एक 70 वर्ड का पैराग्राफ लिखना है, ज़्यादा नहीं, ओनली 70 वर्ड्स का। और आपको यूज़ करना है नीचे दिए गए हिंट्स को, यहाँ पर उनका जन्म, कॉलेज, कहाँ पढ़ाई किए हैं, सब कुछ दिया हुआ है, इन सबको लेकर के आपको करना है। दिक्कत यह है कि मैं इसका वीडियो अभी आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा क्योंकि इसकी एक बड़ी वीडियो आने वाली है, तो वो आगे मिलेगी, लेकिन आपको कुछ मैं नोट्स दे देता हूँ जिसको आप वहाँ पर लिख के रख लीजिएगा, ठीक है। जो अभी ऊपर स्क्रीन पर आ रहा है, वीडियो को पॉज करिए, उसको देखकर लिख लीजिए, वो आपका 70 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएगा उसमें। और आगे जल्द ही मैं इस पर एक बड़ी वीडियो लाऊंगा क्योंकि एक बहुत अच्छे राइटर हैं बंगाल के, और इनके बारे में अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मिलेंगे एक नई वीडियो में इसी तरह और भी टेक्स्ट के साथ, और टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।